ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। यानी ना तो आपको आपका महबूब मिला, बहुत कुछ किया उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, उसमें कई चीज़ें मैं आपके साथ अभी बांटूंगी भी। प्रोफेशनल साल थे, चाहे वो गवर्नर जब रहे तब या उपराष्ट्रपति के पद पर रहे वो, जब उन्होंने पूरे ना तो गवर्नर के पद की ना ही उपराष्ट्रपति पद की जो गरिमा है उसको जिस तरह से उन्होंने तार तार किया, जिस तरह से बिल्कुल नतमस्तक हो गए, सजदे में गिर गए भाजपा के, नरेंद्र मोदी के, इस सरकार के, और उसके बावजूद जिस तरह से जलील होकर उन्हें निकलना पड़ा। इसीलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जितनी जो हालत हो रही है इस वक्त, आप ये देखिए उपराष्ट्रपति जो चले गए उनकी, कि उनके लिए कोई फेयरवेल भी नहीं होगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि आपको अपना कार्यकाल पूरा करना होगा इससे पहले कि आपका फेयरवेल हो सके। तो इस कार्यकाल पूरे करने की वजह से, ना करने की वजह से उनको ये भी नसीब नहीं होगा कि उनका कोई विदाई समारोह भी हो सके। कद का छोटा व्यक्ति, लेकिन उसकी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो स्टील की बनी रही। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्रोफेशनलिज्म, अपनी गरिमा, ना इतने बड़े कद का ये व्यक्ति, सिर्फ उसको उसकी मुस्लिम पहचान होने के लिए नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से भारत की संसद में अपमानित करने की कोशिश की दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को। तो आप धनखड़ हो या अंसारी, आपको अपमानित किया जाएगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि जन्नत से आदम का निकलना तो हमने सुना था, लेकिन जिस तरह से आप कूचे से निकले हैं, जितने बेआबरू होकर, वो बड़ा हैरान करने वाला है। ये शेर बार बार कहा जा रहा है जगदीप धनखड़ जी के लिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक और ऐसी लाइन है, शेर की ही लाइन, जो मुझे लगता है उनके ऊपर इस वक्त ज़्यादा सही साबित होती है। वो है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न उधर के रहे न इधर के रहे। यानी ना तो आपको आपका महबूब मिला, ना ही आपको खुदा मिला, यानी दोनों ही नहीं मिला। प्रेमी भी नहीं मिला और ईश्वर भी नहीं मिला। जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि जिस तरह से आप ये देखिए, दो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर फिलहाल, इन दो तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कह रहे हैं, एक तरफ जो फेयरवेल है उनका वो दे रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब को। दूसरी तरफ आप देखिए स्क्रीन पर वेंकैया नायडू जी, ये दोनों उपराष्ट्रपतियों को फेयरवेल दे रहे हैं, उनकी विदाई समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। और ख़ासकर मैं यहाँ पर टिप्पणी करना चाहती हूँ हामिद अंसारी साहब की, जो किसी भी तरीके से बीजेपी के लिए बहुत प्रिय नाम नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी ने उनकी फेयरवेल में, उनकी जो विदाई समारोह था उसमें हिस्सा तो लिया, लेकिन जिस तरह से उन्हें अपमानित करने की कोशिश की उनकी पहचान के आधार पर, कुछ ही मिनटों में आपको फिर से याद दिलाती हूँ, क्योंकि इन दो व्यक्तियों को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ज़रूरी है देखना, ऐसे वक्त में याद दिलाना, खासकर जब जगदीप धनखड़ की इस बात को लेकर बार बार फजीहत हो रही हो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी उम्र गुजार दी, यानी उम्र उनकी जो प्रोफेशनल साल थे, चाहे वो गवर्नर जब रहे तब या उपराष्ट्रपति के पद पर रहे वो, जब उन्होंने पूरे ना तो गवर्नर के पद की ना ही उपराष्ट्रपति पद की जो गरिमा है उसको जिस तरह से उन्होंने तार तार किया, जिस तरह से बिल्कुल नतमस्तक हो गए, सजदे में गिर गए भाजपा के, नरेंद्र मोदी के, इस सरकार के, और उसके बावजूद जिस तरह से जलील होकर उन्हें निकलना पड़ा। इसीलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पूरे तरीके से आप कितने भी बड़े चापलूस क्यों ना हो, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो आरएसएस की विचारधारा है, ये 100% सरेंडर के बावजूद भी आपसे और भी कुछ मांगती है जो धनखड़ जी नहीं दे पाए, और इसीलिए उनको स्वास्थ्य कारणों से बताकर इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं हामिद अंसारी और साथ साथ धनखड़ जी, इन दो उपराष्ट्रपतियों को आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि दोनों ने पब्लिक लाइफ में और अपने कार्यकाल के दौरान, हामिद अंसारी साहब का जो कार्यकाल था वो पूरे 10 साल रहा, 2007 से लेकर 17 तक, और इनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल अभी और बाकी थे। तो आप ये सोचिए कि इन दोनों व्यक्तियों को आप देखिए, एक व्यक्ति जिसकी कमर में इतनी लचक है कि वो सीधा खड़े नहीं हो पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, तो और ज़्यादा झुक जाया करते थे। आप यकीन कीजिए, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को इस तरह से खड़े देखकर बड़ा अफसोस होता था, एक दुख होता था कि आखिर क्यों, किस लिए। एक व्यक्ति जो पेशे से वकील है,
इतना बड़ा नेता बना जिसको गवर्नर से लेकर और उपराष्ट्रपति तक की जो है पद पे बैठा, और किस तरह से वो अपने को बिल्कुल झुका लिया करते थे, बड़ा अजीब लगता था। दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये दूसरा व्यक्ति, कद का छोटा व्यक्ति, लेकिन उसकी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो स्टील की बनी रही। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्रोफेशनलिज्म, अपनी गरिमा, अपने पद की गरिमा और साथ ही जो एक व्यक्ति की गरिमा होती है, दोनों के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी पेशेवराना ज़िंदगी में, चाहे वो जब फॉरेन सर्विस विदेश सेवा में रहे, उसके बाद अलग अलग पदों पे रहे, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, और उनका जो आईएफएस का जो पूरा उनका करियर रहा, जिसमें वो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, कई देशों में वो एम्बेसडर रहे। इसके बावजूद आप ये देखिए पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे उनका आईएफएस सर्विस का रहा या उपराष्ट्रपति का रहा, उस व्यक्ति ने न, जबकि यूपीए की सरकार थी और फिर उसके बाद एनडीए की सरकार, एक ऐसा उपराष्ट्रपति जिसने अपने कार्यकाल में दोनों सरकारों को देखा, एक पूरे तरीके से स्टील की बनी हुई जो रीढ़ की हड्डी है, उसे छोटे कद का व्यक्ति बिल्कुल जिस तरह से खड़ा रहा और जिस तरह से उसने अपने पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ अपने जो धर्म था, जो अपना काम था उपराष्ट्रपति का, उसको अंजाम दिया। इन दोनों को देखकर ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह से जितनी जो हालत हो रही है इस वक्त, आप ये देखिए उपराष्ट्रपति जो चले गए उनकी, कि उनके लिए कोई फेयरवेल भी नहीं होगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि आपको अपना कार्यकाल पूरा करना होगा इससे पहले कि आपका फेयरवेल हो सके। तो इस कार्यकाल पूरे करने की वजह से, ना करने की वजह से उनको ये भी नसीब नहीं होगा कि उनका कोई विदाई समारोह भी हो सके। अभी तक सिर्फ 75 साल का जो हमारा इतिहास रहा है, उसमें 2 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे हैं, वीवी गिरी और साथ ही आरवी वेंकटरमन, जिनको कि मिड टर्म यानी अपना टर्म कंप्लीट होने से पहले वो उनको विदाई देनी पड़ी, चूँकि वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे और इसीलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वजह से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए जिनके नसीब में न राष्ट्रपति बनना है, न कोई ऐसी इज्जतदार उनको एक विदाई मिलती है, एक रुखसती मिलती। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाजपा के, आप ये देखिए, छोटा नेता बड़ा नेता, पूरे तरीके से होठों पे चुप्पी है, एकदम से बंद हैं दोनों होंठ, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको हैंडल कैसे करना है। और इसी वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि तमाम तरह के जो ये दरबारी सरकारी मीडिया है, कहा तो जाता है कि बड़े ही नज़दीक हैं, ये सरकार के बड़े नज़दीक हैं, इनका एक्सेस इतना है कि किसी भी जाके मंत्रालय में घुसकर किसी भी मंत्री से बात कर सकते हैं। ये तो प्रधानमंत्री से बाकायदा इनमें से बहुत सारे लोग इंटरव्यू कर चुके हैं, तमाम मोदी सरकार के मंत्री इनके बिल्कुल नज़दीक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको एक धेले की, एक रत्ती बराबर भी भनक नहीं लग पाई कि इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी खबर पनप रही थी बिल्कुल इनके नाक के नीचे। अब इसमें कई तरह की खबरें जो आ रही हैं प्रकाश में, वो ये है कि भाई धनखड़ जी, उन्होंने बहुत कुछ किया बीजेपी के लिए, बहुत कुछ किया उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, उसमें कई चीज़ें मैं आपके साथ अभी बांटूंगी भी, और इसके अलावा मैं हामिद अंसारी साहब पर फिर से एक बार वापस जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस व्यक्ति को अपमानित करने की कोशिश की गई, क्योंकि इतिहास याद रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम समझना चाहते हैं कि भविष्य में क्या हो रहा है। तो इसमें एक रीज़न नंबर 1 ये बताया जा रहा है कि भाई जो जस्टिस वर्मा हैं, विपक्ष के कहने पर उनके इम्पीचमेंट को स्वीकार करने की एक वजह हो सकती है, इसलिए उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि किस तरह से धनखड़ जी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर खुद इस सरकार को गिराने की कोशिश भी कर सकते थे। ये सुनने में हो सकता है कि बिल्कुल लगे कि भाई ये क्या एक वाइल्ड क्लेम है, लेकिन इस तरह की खबरें सब बाज़ार में हैं कि क्या वजह होगी, क्योंकि खबर कैसे पता लगेगी। जो दरबारी सरकारी मीडिया के लोग हैं उनको सिर्फ सरकार का प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त है। जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो पत्रकार हैं उनको कोई पहुँच ही नहीं है, उनकी कोई एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है कि वो सरकार के किसी नुमाइंदे से बात कर सकें। सवाल तो ये है, देखिए मेरे जैसे मेरे कार्यक्रम में बीजेपी के नेताओं तक को आने की इजाज़त नहीं है, तो ऐसे में कैसे पता लगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी के नेता जिनको मालूम है कि आखिर क्या हो रहा है, उनके होंठों पर चुप्पी लगी हुई है और पूरे तरीके से अभी तक कोई खबर हमारे पास नहीं है, और इसीलिए खबरों के साथ साथ जो अफवाह है उनका बाज़ार गर्म है। तो सबसे पहली बात
कैसे टेंशन महसूस हुई और जिसको पूरी तरीके से पढ़ने में नाकाम रहा ये दरबारी सरकारी मीडिया। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो सदन है उसमें राज्यसभा में नेता भी हैं सदन के, उन्होंने एक तरह से खुद ही राज्यसभा के चेयरमैन का यानी धनखड़ जी का एक तरह से रोल लेते हुए साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि इंस्ट्रक्ट किया राज्यसभा के स्टाफ को कि कोई भी चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, जो ऑपोजिशन ने जो इंटरप्शंस किए हैं, रुकावटें दी हैं, सिर्फ उनका जो बयान है वो ही जाएगा रिकॉर्ड पर। ये उन्होंने साफ तौर पे कहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसी दोपहर को क्या हुआ, यानी नड्डा जी के अलावा जो किरण रिजिजू हैं, दोनों ही उन्होंने अपने आप को जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे धनखड़ जी, दोनों शामिल नहीं हुए। धनखड़ जी ने बाकायदा 1 घंटा इंतज़ार किया, खबर ये कहती है, और कोई भी मंत्रियों की तरफ से खबर नहीं आई। तो ये सीधे तौर पे ये पता चलता है कि कैसे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिससे पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था इनके बीच। और जब आखिरी बात जो आ गई वो ये कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनको बोलने का मौका दिया गया, उनको अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया गया। ये तीनों बातें बताती हैं कि काफ़ी दिनों से ये सब कुछ पल रहा था, ये पूरी खबर। और जब बिल्कुल नाजुक मकाम तक बात आ गई, जहां खुद इनकी इम्पीचमेंट की बात आ गई कि सरकार इनको इम्पीच कर सकती है, हटा सकती है अपने पद से, तो उन्होंने उस जिल्लत से बचने के लिए खुद अपने आप रुखसती ले ली। अब यहाँ पर उनका रिकॉर्ड अगर देखने की कोशिश करें कि इतिहास धनखड़ जी को कैसे याद करेगा, क्या उनको बहुत बेहतरीन राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे याद करेगा, क्या उनको बहुत बेहतरीन गवर्नर के तौर पे याद करेगा? बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए, सबसे पहले 1 नंबर पे आ जाइए आप। 3 सालों में लगातार उन्होंने तमाम तरह के रस्म और रिवाज और जो कन्वेंशंस हैं उनको ताक पर रखकर भाजपा को सपोर्ट करने की लगातार उन्होंने कोशिश की। इस तरह के उन्होंने बयानबाजियां की जो उपराष्ट्रपति के पद को और उसकी गरिमा को बिल्कुल शोभा नहीं देती। इसके अलावा उन्होंने जुडिशरी के साथ भी, उन्होंने जुडिशरी को सुपर पार्लियामेंट का नाम दे दिया उन्होंने, यानी कि एक तरह से तंज किया उनके ऊपर कि अपनी औकात में रहिए, अपनी हैसियत आप मत भूलिए। उन्होंने जो आप अब खुद वकील होने के बावजूद भी जो आदमी कानून की किताब जिसने पढ़ी है और कानून को अच्छे तरीके से समझता है, उसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट, उसको बीजेपी का जो पूरा एजेंडा था उसको पुश करने की कोशिश की, इसके बावजूद भी कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर चुकी थी। आप ये देखिए, इसके अलावा जो ये पूरी जो विवाद जो हुआ सेक्युलर और सोशलिस्ट का, उसमें भी आ गए हमारे उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, और कहने लगे कि जो सिद्धांत हैं सनातन के, उनके साथ ये दोनों शब्द नहीं जाते, ना ही समाजवाद और ना ही जो धर्मनिरपेक्षता है, ये शब्द नहीं जाते। सीधे तौर पर आरएसएस को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके आरएसएस की तारीफ करने लगे। न सिर्फ कि वो अपना जो पेशेवराना धर्म था उनका वो नहीं निभा पाए वो उपराष्ट्रपति का, बल्कि उन्होंने विचारधारा के स्तर पर भी जो भारत के जो सिद्धांत हैं, यानी उसकी जो जड़ में सिद्धांत हैं, उनके भी खिलाफ उन्होंने बात करने की कोशिश की। और 2023, आखिरी बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब 146 ऑपोजिशन के एमपीज़ को राज्यसभा से उन्होंने निकाल दिया था, किसी भी चेयरपर्सन ने भारत के पूरे जो राजनीतिक और संसद का इतिहास है, संसदीय इतिहास, उसमें कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं की। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कितने बेआबरू होकर कूचे से वो निकले हैं। और अब मैं आ जाती हूँ आपको हामिद अंसारी साहब की बात याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें नरेंद्र मोदी का ये बयान, आप सुनिए फिर हम वापस आते हैं। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट। उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आपको इन 10 सालों में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। दायरा शब्द का उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया कि किस तरह से आपका जो दायरा था, चाहे आप मुस्लिम देशों में आप एम्बेसडर रहे, इसके बाद आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप रहे,
और आपको विचारधारा के स्तर पर अब आपको आज़ादी है कि आप जैसा चाहें जी सकें। आप सोचिए कि इतने बड़े कद का ये व्यक्ति, सिर्फ उसको उसकी मुस्लिम पहचान होने के लिए नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से भारत की संसद में अपमानित करने की कोशिश की दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को। यानी देश का जो दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपमानित करने की सरेआम कोशिश की। हामिद अंसारी ने जब अपनी किताब लिखी, उस किताब में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किस तरह से उनको जलील करने की कोशिश हुई और उनके पूरे इतने लंबे चौड़े करियर को सिमटाने की कोशिश की सिर्फ उनकी पहचान के इर्द गिर्द। तो ऐसा नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी ने ये करने की कोशिश की तो हामिद अंसारी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। और आज भी मैं इस बात को गारंटी से कह सकती हूँ कि हामिद अंसारी इस देश में किसी मुस्लिम व्यक्ति जो सब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो बैठे हैं पिछले 75 सालों में, उनमें सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति का शैतानीकरण करने की कोशिश की, उसको अपमानित करने की कोशिश की। आप भी देखिए, अभी भी देख लें, अगर आप कोई भी मुद्दा आता है सीधे हामिद अंसारी को निकाल कर उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनको अपमानित करने की कोशिश की जाती है। खुद नरेंद्र मोदी ने, मैं कहूँगी कि संसद में जब इस बयान को दिया तो इस बात की इजाज़त दी कि बाकी उनके चले जाने के बाद भी, उनके पद से उतर जाने के बावजूद भी इस बात की इजाज़त है कि खुद जब प्रधानमंत्री इस बात को कह सकते हैं तो उनका जो पूरा समर्थन समूह है, जो उनकी पूरे समर्थकों की फ़ौज है, आखिर उसमें लोग क्यों झिझकेंगे ये सब कहने में। तो अब आखिर में बात का लब्बे लुबाब यही है कि चाहे आप हामिद अंसारी हों, चाहे आप धनखड़ हों, आप अगर स्टील की आपकी बैकबोन है या फिर आपकी लचक है कमर में, दोनों व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप 100% तरीके से भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको पूरे तरीके से अगर आप उसका समर्थन नहीं करते तो आप धनखड़ हो या अंसारी, आपको अपमानित किया जाएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।